हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत बढ़िया रूप से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, परीक्षा नज़दीक है और परीक्षा की नज़दीकी को देखते हुए मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं भारत के इतिहास की, तो भारत का इतिहास काफी बलिदानों से लिखा गया है। इस चीज को आप लोग जानते हैं। समय समय पे भारत की भूमि की रक्षा करने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए गए हैं, जिसके कारण हम लोगों का जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, वो बच रखा है। तो हमारी आज की जो क्लास है वो बेसिकली उन्हीं बलिदानों के बारे में है, उन्हीं हिस्टोरिकल बैटल्स के बारे में है, तो समय समय पे हमारे इंडिया यानी भारत ने देखा है। तो अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं बैटल्स पे बढ़ने से पहले, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इंडिया का जो ये पूरा का पूरा ओशन है, इधर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, इस तरफ आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा और यहां पे आपको हिमालयास देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करें तो यहां से हम एक चीज को लेके श्योर हैं कि आपको एंशिएंट और मेडाइवल टाइम की शुरुआत की अगर मैं आपको बात करता हूं, तो आपको वहां पे ज्यादातर जो आपको बैटल्स देखने को मिलेंगे, अटैक्स देखने को मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको बाहरी अटैक इसी रीजन्स में आपको इंडिया के देखने को मिलेंगे। सोचिए क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक नेवी डेवलप नहीं होगी बड़े रूप से, जब तक नेवी से अटैक्स पॉसिबल नहीं होंगे, तब तक समुद्री रूट से इंडिया में अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। नीचे अपना इंडियन ओशियन है, तो हमारे अटैक्स कहां से पॉसिबल है, यही रूट जो है वहां से अटैक पॉसिबल है, जो आपका मिडिल ईस्ट वाला रूट हो गया, अफगानिस्तान वाला रूट हो गया। तो यहाँ पे हमें इस चीज को देखना है कि आपकी मेजोरिटी ऑफ बैटल आपको शुरुआत में इस रेंज में देखने को मिलेंगे। जब आपका समय के साथ आप प्रोग्रेस देखते हैं, जैसे कि आपका मान लो ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, पोर्टुगीज आ जाएंगे, तब हम क्या देखेंगे कि इसके साथ ये वाले जो जोन्स हैं, यहाँ पे भी विदेशी लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर भी काफी सारे बैटल्स बाद में देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो अभी हमारा आज की क्लास का मेन टारगेट क्या होगा, इंडिया की हिस्ट्री में जितने बैटल्स हुए हैं उनको एग्जाम पर्सपेक्टिव से फटाफट फटाफट समझना है। आपको मैं सिंपल सी एक चीज बताता हूं, कोई भी आप एक युद्ध ले लीजिए, अगर मैं कोई भी एक सिंगल युद्ध ले लूंगा तो सिंगल युद्ध के ऊपर पूरी एक बड़ी सी क्लास करी जा सकती है, क्योंकि युद्ध के अंदर चीजें क्या होंगी, एक पार्टी होगी जिसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी जो अटैक करेगी, दूसरी पार्टी होगी जो बचाव वाली पार्टी होगी, जो अपने आप को उस महत्वाकांक्षी वाली चीजों से बचाने की कोशिश करेगी। और जब यहाँ पर बचाने की और अटैक के बीच में द्वंद्व होगा, तो इसमें काफी सारे नायक होंगे, काफी महानायक होंगे और कुछ खलनायक भी होंगे। तो हमारी आज की क्लास उन महानायक और उन खलनायकों के बारे में डिटेल में पढ़ने की नहीं है, बल्कि परीक्षा के हिसाब से चलते हुए हमें बस ये देखना है कि बैटल कौन सी हुई, कब हुई, कहां पे हुई, कौन उसके अंदर हमारा जीते, कौन यहां पर हारे, क्योंकि परीक्षा इन्हीं चीजों पर डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो ये मैंने काफी सारे डेटाओं को देख के आपके लिए तैयार करा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद मैंने इस चीज को ध्यान दिया कि बैटल्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पूरा हिस्ट्री का कोर्स हो सकता है समाप्त परीक्षा से पहले नहीं कर पाए। तो अगर वो इन चीजों को देख लें, जैसे आपके क्या है, बैटल्स हो गए, मॉडर्न इंडिया में अगर मैं बात करूं तो आपके पास वाइसराइस हो गए, उन्होंने क्या क्या काम करा है, तो उन चीजों से भी आप काफी सारी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप क्वेश्चंस को बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे तो वो है दशराग्य युद्ध। ध्यान दीजिएगा, इसको हम दशराग्य युद्ध नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में हम इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात करते हैं। इसको कहीं ना कहीं बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध माना गया है। अब आप कहेंगे भैया भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो काफी जगहों पे इसके अंदर टाइम पीरियड में आपको कुछ ना कुछ डिबेट्स देखने को मिले कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको काफी सोर्सेस पर देखने को नहीं मिलेगा, बट तब भी 14th सेंचुरी बीसी, यानी मैं आपको बीसी और एडी का जब हिस्ट्री का लास्ट क्लास लिया था यूट्यूब पे, मैं आपको समझाया था कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के टाइम को हम बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी के हिसाब से चलते हैं, और उसके बाद का एडी यानी एनो डोमिनी के हिसाब से चलते हैं। कई बंदे इसको बीसीई और सीई के हिसाब से भी चलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा जो हमारा बीसी वाले को बदलने के ऊपर है, और उसके बाद हमारा क्या है, सॉरी बिफोर कॉमन एरा बीसीई है, और सीई आपका क्या हो जाएगा, कॉमन एरा। तो आप इस चीज को भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इस युद्ध की इंपॉर्टेंस क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
इस युद्ध की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये चीज आपको सबसे पहले एग्जाम क्या पूछता है, ये कहाँ मेंशन है, तो ये आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको मिलेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम डायरेक्ट यही नहीं पूछेगा कि दशराग युद्ध के विनर कौन थे, पूछ सकता है किस पीरियड का है, तो आपको ऋग्वैदिक पीरियड इसके लिए याद रखना है। और एग्जाम क्या क्वेश्चन पूछता है बैटल्स के ऊपर कि ये हुई कहां थी, तो पारुष्णी रिवर जो आपके प्रेजेंट टाइम में किस नदी के नाम से जानी जाती है, रावी नदी के नाम से जानी जाती है, उसके तट पे आपको देखने को मिलेगी। और हुआ किस किस के बीच में था, तो एक तरफ सुदास थे और एक तरफ हमारे 10 किंग्स थे, जिसको हम इसलिए यहाँ पे क्या नाम देते हैं, दशराग युद्ध भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जीते कौन इसमें, इसमें सुदास जीते। ये जो समय है दोस्तों, आपने ऋषि विश्वामित्र का नाम सुना होगा, ऋषि वशिष्ठ का नाम सुना होगा, ये उस समय का समय है, उसमें आपको इनके पक्ष में चीजों को देखने को मिलेगा। आप चाहे जिन चीजों को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, और अभी एग्जाम ओरिएंटेड की चीजों को देखते हुए हम एक एक युद्ध को कम से कम समय में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों उसके बाद अगर हम भारतीय इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको बैटल ऑफ हाइडेसिस, जिसको हम वितस्ता नदी के युद्ध के रूप में भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप लोगों ने अगर इंडियन हिस्ट्री की थोड़ी बेसिक जानकारी ले रखी होगी, अगर मैं उम्मीद करता हूँ नहीं देखी है, तो एक मैंने हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के रूप से वीडियो बनाई है। उसके अंदर मैंने आपको बोल रखा है नोट्स नहीं बनाना है, आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आपको एक टाइम फ्रेम का आइडिया उस वीडियो से हो जाएगा। लगभग 3 घंटे की वीडियो है। नहीं तो अगर आपको थोड़ा बहुत खुद से जानकारी है तो आपको मैं समझाता हूँ कि वो समय है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर जो है वो दुनिया जीतने के अपने एम के हिसाब से निकले थे। भले ही अगर आप देखेंगे तो दुनिया जीतने के अंदर दुनिया में तो ऑस्ट्रेलिया भी आता है, अमेरिका भी आता है, वो तो महज यूरोप का कई हिस्सा जो है जीत के आए थे और इधर एशिया की तरफ पहुंच पाए थे। तो जब आप इंडिया का यहाँ पर मैप देखते हैं इस क्षेत्र में, जैसे बताया, तो सिंपल सा रीजन है, मैं आपको बताया था शुरुआत में, अटैक्स किधर से पॉसिबल है, इसी तरफ से पॉसिबल है। तो इसी तरफ से अपना सिकंदर जो है सेना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे झेलम नदी के किनारे उनका किससे सामना होता है, राजा पोरस से सामना होता है। जब उनका पोरस से सामना होगा, भले ही इस युद्ध के अंदर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर युद्ध जीत जाते हैं, पर वो पोरस की वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस के साथ इतिहास में रखा गया है। टाइम पीरियड पूछेगा, कौन सा टाइम है, 326 BC यानी ईसा मसीह के जन्म से 326 वर्ष पूर्व ये युद्ध हुआ था। कहां हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसको वितस्ता नदी भी कहते हैं। एग्जाम कई बार आपको झेलम की जगह वितस्ता यहां पे भी नाम दे सकता है। अलेक्जेंडर इस युद्ध को यानी सिकंदर इस युद्ध को जीत गए थे। उसके बाद हमारा आता है सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिकंदर जो है वो इस युद्ध के बाद चले जाते हैं अपने बेबीलोन ग्रीस की तरफ और अपना सब कुछ सौंप के चले जाते हैं सेल्यूकस निकेटर को। अब इस समय में हम देखते हैं कि जिस समय में आपका 326 BC वाला समय था, इस वक्त यहाँ पे घनानंद जो थे वो मगध के राजा थे। और उसके बाद कम समय देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होंगे वो मगध के अगले सम्राट बनेंगे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे मगध के सम्राट होंगे, तो मैं आपसे समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका बेसिकली उस टाइम का मगध का था, थोड़ा डार्क कलर यूज करते हैं जो समझ आएगा आपको। ये इनिशियल मगध था, बट हुआ क्या, जब आप देखते हैं हरियांग वंश सबके आगे बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे जब मौर्य वंश आएगा तो यहाँ पे चीजें बदलती किस तरीके से हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के नेतृत्व के अंदर अखंड भारत के निर्माण की बात करते हैं। और अखंड भारत के निर्माण में मगध एम्पायर का आपको विकास देखने को काफी हद तक बड़े रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इवन जब हम अशोका के टाइम की बात करेंगे तो कलिंग को छोड़ के और बिल्कुल डाउन साउथ को छोड़ के भारत का बहुत बड़ा भूभाग अशोक के टाइम में मौर्य वंश के अंदर आ जाता है। तो यहां से मैं वो क्या बताया, सेल्यूकस निकेटर जो था वो यहां पर मगध पे अटैक करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि इस चीज को वो बढ़ा सके। और इंडस रिवर वैली के बेसिकली प्लेस पर जब इनका वॉर होगा तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय साबित होंगे और वो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को हरा देंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। टाइम पीरियड आपने देख लिया 303 से लेके 305 BC का। बैटल क्या है, तो सेल्यूसिड मौर्यन वॉर है। किस किस के बीच में हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुई। और विजयी कौन थे इसमें, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा होगा कलिंग वॉर। कलिंग वॉर का नाम आप सभी ने सुन ही रखा होगा, जो भी अगर अशोक या फिर एंशिएंट हिस्ट्री की चीजों को जानते होंगे। जब भी हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में एक ऐसे राजा हैं जिनको सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता है और उनसे सवाल आने की संभावना काफी अधिक होती है, और वो है सम्राट अशोक। तो मौर्य वंश के ही यहाँ पे सम्राट थे अशोक।
और उनके समय में आप देखेंगे कि मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की राज के बाद बहुत बड़ा रूप यहाँ पे कैप्चर कर लेता है एरिया, और ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है कलिंग वाला, ये उनके आधिपत्य में नहीं रहता है। ये कलिंग वाला एरिया उनके आधिपत्य में नहीं रहता, डाउन साउथ का भी कुछ एरिया यहाँ पे बिल्कुल उनके आधिपत्य में नहीं रहता है। तो इस केस में वो यहाँ पर अटैक करना चाहते थे। काफी सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट था कि कलिंग वाले क्षेत्र में हाथी काफी सारे पाए जाते थे, जो युद्ध में काफी हद तक काम आते थे उस समय में। बाकी बहुत सारे हिस्टोरियंस के अपने अलग अलग रीजंस हैं। तो 261 बीसीई में, यानी कि ये भी क्या है, बिफोर कॉमन एरा, उसके अंदर यहाँ पे वॉर होता है। एक तरफ होते हैं हमारे अशोक जो यहाँ पे मगध की तरफ से थे, और कलिंग की तरफ से कौन थे, तो राजा अनंत। तो राजा अनंत यहाँ पर थे, और इसमें विजय कौन होंगे दोस्तों, तो अशोक इसके अंदर विजय होते हैं। पर इस विजय से उनको इतना मतलब अंदर से टूट जाते हैं, इतनी शवों को देख के, इतनी डेथ्स को देख के, कि फाइनली वो भी यहाँ पर अपना बुद्धिज्म का मार्ग लेते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है दोस्तों, जब काफी हम थोड़ा टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, इस बीच में ऐसा नहीं है कि अटैक्स नहीं हुए, इन्वेजन्स नहीं हुए, अटैक्स हुए हैं, इन्वेजन हुए हैं। मोहम्मद कासिम का हम देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम लगभग आपका 712 एडी के आसपास में अटैक करते हैं। हम उनका पूरा का पूरा चीज़ों को भी देख चुके हैं जो हमारा हिस्टोरिकल क्लास था। बट अगर मैं बैटल्स की बात करूं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हमारी अगली आती है, बैटल ऑफ पेशावर नाम से, जो आपकी होती है 1001 एडी के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप इसकी थोड़ी कहानी कोशिश करेंगे जानने की, तो क्या है कि महमूद जो गजनवी हैं, इनके फादर थे सुबक्तगीन। तो जब वो यहाँ पर अटैक करते हैं जयपाल के पास, तो उनके द्वारा हारे जाते हैं और मार दिए जाते हैं। तो उनका आक्रोश में बदला लेने के लिए यहाँ पे अटैक किया जाता है। तो पेशावर वाला रीजन है अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है, उस समय पूरा का पूरा अपना भारत में ही था। अखंड भारत की अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, सब कुछ को अगर मैं जोड़ लूँ, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, सब मिला के अपना अखंड भारत ही बनता है। उस समय यहाँ पर अटैक होगा, और महमूद गजनवी क्या करेंगे, जयपाल को इसके अंदर हराएंगे, और वो इसके अंदर विजेता बनते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये भारतीय इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है दोस्तों। क्यों होता है, इसकी आप हल्की सी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कीजिए। सिनेरियो क्या है, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री की क्लासेस ली रखी होंगी, जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स उनको मैंने आइडिया यहाँ पे दे रखा था, आइडियोलॉजी समझाई थी, कि किसी भी देश पे अगर आपको अटैक करना है दोस्तों, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो यूनाइटेड है। आप यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं इंडिया में आपको बात करूंगा इन्वेजन्स की, तो बड़े रूप से इन्वेजन मतलब सफल हुए हैं और बड़े एरिया पे कब्जा कर पाए हैं, वो आपको गौरी से पहले आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उससे पहले वाले समय तक पूरे इंडिया में एक यूनाइटेड पावर थी और बहुत बड़े समय तक थी। जैसे मैं आपको बात करूंगा, आप टाइम टू टाइम देखिए, मौर्य टाइम में आपने देखा कि अशोक ने बहुत बड़ा एरिया को इंडिया का कब्जा कर रखा था। जब आप गुप्ता एम्पायर में आएंगे, तो समुद्रगुप्त के टाइम में आप देखेंगे इंडिया का बहुत बड़ा एरिया समुद्रगुप्त के टाइम में कब्जे में था। यहाँ तक कि इंडिया में अगर मैं लास्ट बात करूँ, तो हर्षवर्धन के टाइम तक आप देखते हैं कि भले ही बहुत बड़ा एरिया नहीं, पर तब भी एक ठीक ठाक एरिया उनके पास भी कब्जे में था। अब क्या होता है, अगर कोई भी देश टूटता है, जैसे मान लो एक यहाँ पे पूरा इंडिया है, अब अगर मान लो इंडिया में मुझे सेना चाहिए, बॉर्डर पे सेना लगानी है, तो उसके लिए मुझे क्या, लगभग ये जो मेरा इंडिया का अगर मैं पेरीमीटर निकालूं, इस क्षेत्र पे मेरे को सेना तैयार करनी पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब अगर मान लो इंडिया का विभाजन हो जाता है और बहुत सारे स्टेट्स बन जाते हैं, मान लो अगर मैं आपको दिखाता हूं, अब ध्यान दीजिएगा, जितनी स्टेट्स हैं, अब हर इस लाइन पे सेना तैयार करनी पड़ेगी। अगर ये स्टेट ए है, इसकी सेना यहां तो होगी ही होगी, यहां भी 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 होगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो यूनिटी थी, आपकी जो पावर थी, वो पहली बात तो कम पड़ी ही पड़ी। मतलब क्या, अगर अब मान लो कोई इस एरिया पे अटैक कर रहा है, तो इसके पास जो सेना है वो मात्र इतना ही सैनिक है लड़ने के लिए, जबकि पूरे इंडिया पे हर कोने से यहाँ पे सैनिक आके इस क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर सकते थे। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब भी आपका देश टूटता है, जब भी हमारे पास छोटे छोटे देश बनेंगे, तो पहली बार आपके पास सैनिक उतने नहीं रहेंगे, आपके पास रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे, और यही इंडिया को यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम के रूप में देखने को मिलता है। तो हम हर्षवर्धन के बाद क्या देखते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़े रूप से सेंटर में एक बड़ा पावर कंसोलिडेट नहीं कर पाता है। और क्योंकि सेंटर में एक बहुत बड़ा पावर कंसोलिडेट नहीं कर पाता है, एक पावर नहीं है जो सबको बांध के रखा हुआ है, उसके कारण क्या होगा कि अटैकर्स के लिए एक आसानी बन जाएगी। वो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनको जिस सेना से फाइट करना है वो एक बहुत यूनाइटेड सेना नहीं है। अगर आज मान लो
आपको एक छोटे से मान लो यूरोप के देश पर किसी पर अटैक करना है और वहीं पर यूरोप के सारे देश एक साथ मिल जाएं तो उसके ऊपर अटैक करना है, तो आपके पास काफी हद तक डिफरेंसेस पड़ जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देख रखा है नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें पूरा बना रखा है कि किसी एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक माना जाएगा। उसमें अमेरिका भी आ गया, यूरोप के भी काफी सारे देश हैं। तो इस तरीके से यूनिटी के रूप में अगर आपके पास चीजें होंगी तो इसके ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। बट होता क्या है, मैं आपको बताया हर्षवर्धन के बाद सेंटर में कोई पावर कंसोलिडेट नहीं कर पाई और उसी का कारण बनेगा कि आपको यहाँ से इन्वेजन देखने को मिलेगा। ये तो हो गई अंडरस्टैंडिंग की बात। सीधा पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ कब था? 1191 में हुआ था जी। आपका लोकेशन क्या है? तारोली, जो आपका हरियाणा का है। किस किस के बीच में हुआ था? तो हमारे सम्राट जो थे पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। हराने के साथ साथ ही उनसे एक भूल हुई, जो मुझे आज के समय से लगता है कि वो भूल ये थी, उन्होंने उसको जाने दिया। अब आप अपने शत्रु को इतनी आसानी से अगर जाने देंगे तो अगली बारी वो फिर से अटैक करेगा और फिर होगा सेकंड बैटल ऑफ तराइन। मैंने अंडरस्टैंडिंग वाली क्लास में आपको कहानी के रूप में इसको समझा रखा है, आप चाहे तो वहां पे इसको देख सकते हैं। सेकंड बैटल ऑफ तराइन होगा 1192 में, उसी जगह तारोरी हरियाणा के अंदर। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ही फाइट करेंगे, बट इसमें कहानी बदलेगी और मोहम्मद गौरी इसके विजेता बन के निकलेंगे। ये हमारे इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसी बैटल से फर्स्ट टाइम इंडिया में इस्लामिक रूल आने की शुरुआत होगी। इससे पहले इंडिया में इस्लाम के इन्वेजन हुए थे। गजनवी इन्वेड करके गया था, मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड करके गया था, बट रूल करने के लिए कोई नहीं रुका। अब जब गौरी के बाद आप देखेंगे फिर आपका स्लेव डायनेस्टी की पूरी शुरुआत होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, पूरा का पूरा वहां से हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत की आपको शुरुआत देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स पढ़ते हैं। एग्जाम डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड बैटल ऑफ तराइन से क्वेश्चन पूछता है। आपको याद क्या रखना है? फर्स्ट बैटल 1191, कंफ्यूजन भी नहीं होगी। सेकंड में 2 है और फर्स्ट में 1 है, आसानी से याद रहेगा। लोकेशन तारोरी हरियाणा हो गया। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान जी और मोहम्मद गौरी के बीच में। पहले में कौन विजेता थे? पृथ्वीराज चौहान जी, और सेकंड में मोहम्मद गौरी विजेता था। उसके बाद हमारा होगा दोस्तों बैटल ऑफ चंदावर। अब आपको यहाँ पे स्टोरी के रूप में जब आप समझेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि बैटल ऑफ तराइन जो दूसरा वाला पृथ्वीराज चौहान जी हारे थे, उसमें गौरी की सहायता किसने करी थी? उन्हीं के जो फादर इन लॉ थे जयचंद्र, उन्होंने सहायता करी थी और उसके कारण पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे। बट होगा क्या, 1194 में गौरी जयचंद्र पे ही अटैक करेगा और इनको भी हरा देगा और मोहम्मद गौरी बैटल ऑफ चंदावर को भी जीत जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपको लोकेशन से याद रखना है, ईयर याद रखना है, किन दो पार्टीज के बीच में हुआ और विजेता कौन थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे आरबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप आरबी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे और कंटेंट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अगर बात करें यहाँ पे हमने और क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रखा है एग्जाम के लिए, तो आपको मंथली 1 लाइनर जो है करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जो सचिन सर पढ़ा रहे हैं। आरबी की हमने खुद करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की एक ई बुक प्रोवाइड कर रखी है, आपको वो मिल जाएगा। साथ साथ अगर बात करें तो हमारे पास और काफ़ी सारे फ्री प्लेलिस्ट हैं। जैसे कि आपका क्या है कि आपके पास पूरा का पूरा जीके का जो हमने क्रैश कोर्स एक तरीके से तैयार करा है, उसमें आपको किसकी मिल जाएगी? पॉलिटी की आपको पूरी क्रैश कोर्स मिल जाएगी। लगभग 1,70,000 से ज़्यादा बच्चे उस चीज़ को देख चुके हैं और इसके बाद एग्जाम के बाद मैसेज भी करते हैं कि भैया काफ़ी क्वेश्चन बने थे, तो बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ का। मैम का बायोलॉजी का क्रैश कोर्स है, 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स इसको देख चुके हैं। फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स है, इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स है और हिस्ट्री की एक अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव से वीडियो है। ध्यान दीजिए, हिस्ट्री का मैं क्रैश कोर्स क्यों नहीं कह रहा उस चीज़ को, क्योंकि क्रैश कोर्स में सारे के सारे फैक्ट्स मैं 3 घंटे में इंक्लूड आपके लिए नहीं कर सकता। मैंने उस क्लास को एक अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव से बनाई है कि आप वहाँ से अंडरस्टैंडिंग लें, फिर आप कोई भी नोट्स पढ़ें, कोई भी वीडियो देखें, कोई भी बुक्स पढ़ें, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया रूप से उससे मिल जाएगी। इंग्लिश ग्रामर का आपके पास क्रैश कोर्स है। साथ साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा जो एग्जाम के रिलेटेड जानकारी है वो भी शुभम भैया ने प्रोवाइड कर रखी है। मैथ्स का आपके पास क्रैश कोर्स है, तो आप ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। अगर एग्जाम के लिए समय कम है, कोई 1-2 टॉपिक छोटे मोटे टॉपिक बचते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्रैश कोर्स का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बात करें अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, जैसे मान लो आपका प्री क्लियर होने वाला है और आपको लगता है प्री के अंदर बहुत बढ़िया रूप से यहाँ पे सिलेक्शन के पास नहीं जा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट था सिद्धार्थ, जिसके पास ऑल इंडिया रैंक 49 है। प्री में उनका मात्र 126 स्कोर था सीजीएल 2022 के अंदर। उन्होंने उसके बाद आरबी का कोर्स ज्वाइन करा था, पूरी तैयारी करी थी और प्री और मेंस के बीच में इनफ समय मिलता है कि आप चीज़ों को ठीक रूप से एक बार कर सके, अगर आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आपका थोड़ा सा भी जानकारी वगैरह अच्छे रूप रखते हैं, तब इन कोर्सेज के साथ बहुत बढ़िया रूप से आगे बढ़ सकते हैं, महज कम समय में 2 से 3 महीने में भी। क्योंकि होगा क्या कि इसमें आपको टीचर्स की पर्सनलाइज गाइडेंस
मिलती रहती है। मात्र 1999 का कोर्स है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन करके अवेल कर सकते हैं। ये हम लोगों ने 99 रुपीज़ के अंदर मॉक टेस्ट को भी लॉन्च करा है, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट और ओरिएंटेड मॉक्स को प्रोवाइड कर रखा है, तो आप इस चीज़ को भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अब हमारी कहानी जो होगी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम इसको लेकर चलते हैं अपनी अगली बैटल्स पे। तो आइए देखते हैं। तो अगर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो यह कहानी भी भारतीय इतिहास के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। क्यों बनती है दोस्तों? क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद ही हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत के अंदर बेसिकली जो अभी तक दिल्ली सल्तनत था उसका अंत होगा और मुगल साम्राज्य की यहाँ से शुरुआत होगी। तो आइए कंसेप्ट थोड़ा समझते हैं इसका। बेसिकली आप देखते हैं कि बाबर की अगर आप कभी इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो क्लासेस के अंदर कोर्सेज में कवर्ड रहेगा आपके लिए, तो उसमें आप देखते हैं कि बेसिकली आपको अफगानिस्तान वगैरह वाले एरिया से इस तरफ आएगा और अपने जीवन के बहुत ज़्यादा समय तक वो मुगल साम्राज्य यहाँ पर नहीं रहेगा भारत का। 1526 में आता है और 1530 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि आपका जो पानीपत वाला रीजन है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल फील्ड के रूप में उभरेगा। क्यों उभरेगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में अटैक होने में आपको बताया था पॉसिबल इसी तरफ से आने का है। अब बाबर जो है वो इस तरफ से अटैक करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे लोकेशन पानीपत ही क्यों चुनी जा रही थी? क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, वाई पानीपत? ये क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पानीपत में एक ही युद्ध हम नहीं देखेंगे, इसके बाद हम दो और युद्ध पानीपत का देखेंगे, तो ये समझना हम लोगों के लिए काफ़ी आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेने के लिए दिल्ली वाला रीजन है। अब आपका जो भी सुल्तान है यहाँ पे वो दिल्ली सल्तनत का, वो दिल्ली में बैठेगा। अब उसको अटैक यहाँ पर रोकना है, तो कोई भी जो दिल्ली का सुल्तान है वो कहाँ से अटैक को यहाँ पे रोकना चाहेगा? कौन सी जगह होगी जहाँ पे वो फाइट करने के लिए तैयार होगा और अटैकर भी तैयार होगा? दोनों के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, जो अटैकर है वो अगर मान लो यहाँ पर जिस तरफ से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको थार डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका थार डेजर्ट हो गया बेसिकली। तो ऊपर से जो रीजन है इसी रीजन को काट के यहाँ पर वो आ सकता है। और पानीपत आपका कैपिटल से नजदीक है, यहाँ पे दिल्ली वाला बंदा फाइट करने के लिए क्यों तैयार है? वो इसलिए तैयार है दोस्तों क्योंकि यहाँ से वो अपने एम्यूनेशन जो हो गए, हथियार जो हो गए, सेना जो हो गए, उसको मदद पहुंचाना, खाना पहुंचाना वो बहुत आसानी से कर सकता है। ये आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि पानीपत में युद्ध क्यों हो रहे हैं। और साथ साथ पानीपत में आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया रूप से आपको हथियार वगैरह सब कुछ वहाँ पे बनते थे, तो प्राप्त हो जाते थे युद्ध में अगर हथियार की कमी भी पड़ती है तो अगर आप बात करें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, तो आपका इसका ईयर क्या हो जाएगा? 1526। एग्जाम पूछेगा, याद रखिएगा इनके सन। बाबर भारत के अंदर जो अपना पावर कंसोलिडेशन यहाँ से करेगा ना, मुगल एम्पायर जो शुरुआत होगा वो बाबर के इसी युद्ध जीतने से होगा। तो 1526 लोकेशन क्या हो गई आपकी? पानीपत। ये स्टेट में आता है, हरियाणा में आता है। और युद्ध किस किस के बीच में था? एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम दिल्ली सल्तनत का राजा होगा। यह भी एग्जाम पूछ सकता है लास्ट रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत का, और उसको हटा के दिल्ली सल्तनत की समाप्ति करके मुगल साम्राज्य की नींव कौन रखेगा? तो बाबर रखेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। साथ में हम देखेंगे दोस्तों जो हमारा अगला यहाँ पे युद्ध बाबर लड़ेगा वो होगा बैटल ऑफ खानवा 1527। अच्छा, जब आप बाबर की पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से उसको इनवाइट करा जाता है, पूरी की पूरी कहानी है। खैर अभी पूरी कहानी की डिटेल में जाने का अपना मतलब फायदा भी नहीं है और टाइम का भी सही यूटिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो पर्पस है उसको यूज नहीं कर पाएंगे। बैटल ऑफ खानवा जो है 1527 में होगा। कहाँ पे होगा? लोकेशन नाम से ही क्लियर है, बैटल ऑफ खानवा खानवा में होगा। और ये पड़ता कहाँ है? तो राजस्थान में पड़ता है। और किस किसके बीच में होगा? एक तरफ होंगे बाबर और दूसरी तरफ होंगे राणा सांगा, जो बेसिकली आपके मेवाड़ वगैरह वाले इलाके के आपके राजा होंगे। और यहाँ पे भी बाबर इनको हराकर राजा बन जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1528 में एक और बैटल लड़ेगा, बैटल ऑफ चंदेरी। एक तरफ मेदिनी राय, एक तरफ बाबर। इसमें भी बाबर की विजय हो जाएगी। 1529 का उसका युद्ध होगा बैटल ऑफ घाघरा, जो बेसिकली बिहार के अंदर है। घाघरा नदी है बिहार में, तो उसी के तट के नाम पे उसके लिए इसका नाम बैटल ऑफ घाघरा रखा गया है। इसमें बाबर का युद्ध होगा नुसरत शाह से और इसके अंदर भी बाबर विजय घोषित होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। बाबर 1526 में आया, 26 में भी लड़ा, 27 में भी लड़ा, 28 में भी लड़ा, 29 में भी लड़ा। बेसिकली हम लोग तैयार क्या करके जाते हैं? 1526 का याद करके चले जाएंगे बैटल ऑफ पानीपत।
इतना ही एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। 1527 का बैटल ऑफ खानवा भी याद करेंगे, 1528 का बैटल ऑफ चंदेरी भी याद करेंगे, 1529 का बैटल ऑफ घाघरा भी याद करेंगे। किस किस के साथ हुआ वो भी याद रखेंगे, एग्जाम ये भी पूछ सकता है। 27 वाला किसके साथ हुआ है, हमारा राणा सांगा के साथ हुआ है। 28 वाला जो बैटल ऑफ चंदेरी है वो किसके साथ हुआ है, मेदिनी राय के साथ हुआ है। 29 वाला बैटल ऑफ घाघरा किसके साथ हुआ है, नुसरत शाह के साथ हुआ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसे कई बैटल्स में काफी और भी यहाँ पे हमारे पास चीज देखने को मिलते हैं, तो आपको और भी नाम कई बार देखने को मिल जाएंगे, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। आपको बैटल का नाम, उसका टाइम, लोकेशन, किस किस के बीच में हुआ और कौन जीता, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट बैटल आता है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा, जब आप मुगल का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबर के बाद अगला मुगल शासक हुमायूं बन जाता है। पर हुमायूं जब अगला मुगल शासक बनता है वो पूर्णतः मतलब पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है उसका, उसमें किंग के रूप में सर्व नहीं करता है। हुमायूं यहाँ पे किसके द्वारा हराया जाता है, शेर खान, जो बाद में शेरशाह सूरी नाम से भी जाने जाते हैं। तो वो यहाँ पे बीच में सूरी डायनेस्टी की स्थापना करेंगे, जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ती है। एग्जाम शेरशाह सूरी के बारे में सवाल भी पूछता है। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है। हुमायूं को डिथ्रोन करेंगे कौन, शेरशाह सूरी डिथ्रोन करेंगे, और शेरशाह सूरी के डिथ्रोन करने के बाद जब उनकी डेथ हो जाएगी, इनके वंशज आएंगे, तो वापस हुमायूं वहां पे अपने आप को रिक्लेम करेगा। सिकंदर सूरी वाला पूरा का पूरा चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बैटल ऑफ चौसा की बात करें 1539 के अंदर होगा। लोकेशन क्या, बक्सर बिहार के अंदर। किस किस के बीच में, शेरशाह सूरी जिसको हम शेर खान नाम से भी जानते हैं और हुमायूं के बीच में। इसको कौन जीतेंगे, तो शेरशाह सूरी इसको जीतेंगे, और ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बैटल बन जाएगा। 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होगी, फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं का यहाँ पे युद्ध होगा। इसके अंदर भी शेरशाह सूरी यहाँ पे युद्ध को जीत जाएंगे। नेक्स्ट बैटल की बात करें जो आपके इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हुमायूं ने जो अपनी राजगद्दी खोई थी वो उसको बैटल ऑफ सरहिंद से ही वापस पाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे शेरशाह सूरी के बीच में मृत्यु हो जाती है, अपना रूल करते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बहुत बढ़िया रूप से उनका काम चलता है। और इतिहास में अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो आपको बढ़िया नाम उनका देखने को मिलेगा। बट आप यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या देखेंगे दोस्तों, कि जब शेरशाह सूरी के वंशज आ जाए, सिकंदर सूरी जो होते हैं, वो यहाँ पे पावर को लंबे समय तक कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं, और हुमायूं अपनी खोई हुई राजगद्दी को वापस पाएंगे बैटल ऑफ सरहिंद से। सन याद रखेंगे 1555 का है। लोकेशन आपका क्या है, फतेहगढ़ पंजाब के अंदर। हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में, और हुमायूं इसके विजेता होंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या देखते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा। क्यों होगा, 1555 में आपने क्या देखा, हुमायूं वापस पावर कंसोलिडेट करते हैं। अब हुमायूं के फिर से पावर कंसोलिडेशन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि अकबर उस वक्त बहुत बड़े उम्र के नहीं थे, मात्र 13 वर्ष के अकबर थे, और हुमायूं की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं की मृत्यु हुई, बेटे कौन है, अकबर। अगले राजा कौन बनने वाले हैं, अकबर। अकबर को 13 साल की उम्र में राजा घोषित करना है। अब इस समय को हुमायूं देखता है, सॉरी हेमू देखता है कि बहुत बढ़िया मौका है कि यहाँ पे दिल्ली पे कैप्चर कर लिया जाए। तब यहाँ पर हेमू क्या करेगा, दिल्ली पे खुद को कैप्चर करने के लिए अपने आप को राजा बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, जहाँ वैक्यूम दिखेगा उसको फिल करने कोई तो आएगा ना। और अकबर वहां पे इतना पावरफुल नहीं दिख रहा था। बट हुआ क्या, अकबर बैरम खान जो बेसिकली उस फाइट को लड़े यहाँ पे मुगलों की तरफ से, उन्होंने यहाँ पे हेमू को हराया। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर भी यहाँ पे मुगलों की जीत आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली नाम अकबर के नाम पे लड़ाई होगी, तो अकबर का विनर माना जाएगा। पर अकबर की उम्र कितनी थी, 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र में भले ही नाम अकबर का आएगा, बट बेसिकली बैरम खान जो थे उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 कहाँ पे हुआ, पानीपत हरियाणा, समझाई दिए हैं। अकबर और हेमू के बीच में होगा, और अकबर इसके विजेता निकलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या होगा कि बैटल ऑफ तालीकोटा। अब आप बोलेंगे भैया तालीकोटा अचानक से कहाँ आ गया, ये नाम अगर आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मोहम्मद बिन तुगलक वाला समय चल रहा था ना, उसी वक्त आपका डाउन साउथ के अंदर आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़े साम्राज्य की स्थापना की बात होती है। बड़ा साम्राज्य बस इस बेसिस पे नहीं कि एरिया बहुत बड़ा, बड़ा साम्राज्य अपने कीर्तिमान के बेसिस पे, अपने लिटरेचर के बेसिस पे, और वो होता है आपका विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक तरफ आपका विजयनगर साम्राज्य है और दूसरी तरफ आपका डेक्कन में सल्तनत देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के आपस में टसल आपको काफी समय तक देखने को मिलती है, और इसका अंत होगा आपका बैटल ऑफ तालीकोटा से, जो 1565 के अंदर इसका युद्ध होता है। तालीकोटा आपका कर्नाटक के अंदर है,
और विजयनगर एम्पायर और डेक्कन के जो यहाँ पे सुल्तान थे, इसके अंदर डेक्कन के सुल्तान विजयी होते हैं। और डेक्कन में कौन कौन चार थे? बीजापुर, अहमदनगर, बिदार और गालकोंडा। तो ये आपको चारों ध्यान रखने हैं। बैटल ऑफ तालीकोटा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम टाइम पीरियड में जब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला बैटल जो होगा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपका होगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी की अगर आप यहाँ पे कहानी पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, चीज़ों की जानकारी लेंगे तो यहाँ पे हमारे एक तरफ तो होते हैं महाराणा प्रताप जी, और दूसरी तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जब इनके बीच में फाइट होती है, बहुत मतलब कंपैरिजन में अगर आप सेना देखेंगे, महाराणा प्रताप की बहुत कम सेना होने के बाद भी वो लोग अपने स्वाभिमान को यहाँ पर त्यागते नहीं हैं, वो युद्ध करते हैं और बलिदान देना, जो उनकी सेना थी वो बलिदान देना अपना ज़्यादा बेहतर समझती है, इंस्टेड ऑफ अपना स्वाभिमान को झुकाने से, अपने मातृभूमि को समर्पण करने से। यहाँ पे फाइट करते हैं, भले ही युद्ध में उनकी विजय नहीं होती है, पर अभी भी हमारे जनरेशन के लिए काफ़ी हद तक एक सीख मिलती है कि अगर आपकी मातृभूमि पर अटैक हो तो इट्स बेटर कि आप अपनी जान दे दें, इट्स बेटर कि आप फाइट लड़ के हार जाएं इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग द लैंड दैट यू हैव। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट बैटल एग्जाम के लिए बनेगा, वो बनेगा दोस्तों बैटल ऑफ करतारपुर। ये आपका कब का है, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1635 का है। और इसके अंदर जो सिख हैं, इनका युद्ध होता है मुगल से। तो सिख और मुगल का युद्ध होता है और इसमें सिख की विजय होती है। तो ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बैटल बनेगा। नेक्स्ट हमारा होगा बैटल ऑफ समूरगढ़। तो समूरगढ़ के जब आप युद्ध पढ़ेंगे तो बेसिकली ये वो टाइम है जब आप देखते हैं कि शाहजहां के बाद उनके जो चार बेटे हैं, दारा, सूजा, औरंगजेब और मुराद, इनके बीच में आपको बैटल ऑफ सक्सेसरशिप देखने को मिलती है। और उसी के टाइम का आपको पूरा पूरा आपको 3-4 और आपको बैटल्स टोटल देखने को मिलते हैं। इसमें समूरगढ़ की इंपॉर्टेंट क्यों बनती है? क्योंकि इसके अंदर औरंगजेब दारा शिकोह को हराते हैं, तो उनके बड़े भाई हैं दारा शिकोह, और बेसिकली शाहजहां जिनको चाहते भी थे अगला अपना उत्तराधिकारी के रूप में देखते हुए, क्योंकि सबसे बड़े बेटे थे और औरंगजेब दारा शिकोह से छोटे थे। तो इस चीज़ में आप क्या देखेंगे, औरंगजेब इनको हराएंगे और हराने के बाद खुद का कोरोनेशन कराएंगे। तो पहला कोरोनेशन औरंगजेब का इस युद्ध के बाद होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। 1658 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल पर जब हम आएंगे, वो हमारा होगा बैटल ऑफ वसई, जिसको हम बैटल ऑफ वसई नाम से भी जानते हैं। टाइम पीरियड क्या? 1739। इस समय में मतलब महाराष्ट्र एम्पायर में आप देखेंगे तो पेशवाशिप का बहुत बढ़िया रूप से चल रहा था। पेशवा अगर आप जानते होंगे, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। तो बैटल ऑफ वसई की अगर हम बात करें तो मराठा एम्पायर का पुर्तगालियों के साथ युद्ध होता है और मराठास इसके अंदर विजयी होते हैं। पेशवा के जो भाई थे उन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था और बहुत इंपॉर्टेंट बैटल पड़ता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो आपके लिए बैटल पड़ेगा 1739 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा बैटल ऑफ करनाल। अब आप ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, 1707 में औरंगजेब का मृत्यु होता है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर से एक पता क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, नॉर्थ में आपको एक सिंगल पावर कंसोलिडेशन बड़े रूप से देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे सिनेरियो देखिएगा, औरंगजेब की डेथ तक औरंगजेब का एक अच्छा पावर कंसोलिडेशन था, उसके बाद आपको मराठाओं का एक राइज देखने को मिलेगा, पर दिल्ली के पास आपको एक स्ट्रॉन्ग पावर कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिलता है। और क्योंकि दिल्ली के पास एक स्ट्रॉन्ग पावर कंसोलिडेशन नहीं है, तो उधर से अटैक फिर से पॉसिबल है, इन्वेजन फिर से पॉसिबल है। और यही चीज़ होगा 1739 में करनाल के अंदर, जो बैटल ऑफ करनाल होगी, नादिर शाह आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, मोहम्मद शाह की यहाँ पर मुगल आर्मी होगी, नादिर शाह उन्हें हराता है और फाइनली यहाँ पर नादिर शाह लूट कर जाता है, सीधा सिंपल नहीं जाता है, दिल्ली को भरपूर लूट के जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके साथ साथ अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो एक और चीज़ इंडिया में होती है। देखिए होगा क्या, जैसे अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1498 में वास्को डिगामा इंडिया आता है, ट्रेड वगैरह के पर्पज के लिए आता है। अब जब पुर्तगाली आएंगे तो उसको देख के उसके पड़ोसी लोग भी आना शुरू करेंगे, क्योंकि मसाला मिल रहा है, कोई एक बंदा को थोड़ी कोई कमाता हुआ नजर देखेगा। तो उस वक्त में आप क्या देखेंगे कि आपको फ्रांस के लोग आते हुए दिखेंगे, ब्रिटिशर्स आते हुए दिखेंगे, डेन्स आते हुए दिखेंगे, डच आते हुए दिखेंगे। तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे इंडिया में यूरोपियंस की आते हुई नजर आएगी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका अगला जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा कार्नेटिक वॉर। तो कार्नेटिक वॉर बेसिकली जो रीजन है, कार्नेटिक रीजन है, ब्रिटिशर्स ने इसको कोरोमंडल कोस्ट के पास का जो साउथ वाला रीजन है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको कार्नेटिक रीजन कह रखा है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट जो है 1740 से 48 तक के बीच में होगा, और ये फाइट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में। अब आप कहेंगे भैया ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस वाले आपस में काहे लड़ रहे हैं? ठीक है, सिंपल सा बात है।
पहली बात अगर मैं आपको यूरोप के टाइम की बात बताऊं तो यूरोप में भी इनके बीच की इक्वेशंस कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि दोनों के दोनों आए हैं बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस करने के लिए तो दोनों के दोनों एक्सपेंशन भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, और एक्सपेंशन करने के लिए एक ही जगह पर रह के दो तीन आदमी एक्सपेंशन नहीं कर सकता है। आज आप देखिए, अगर जियो को सिम के इंडस्ट्री में चलना है तो उसको वोडा आइडिया को गिराना ही पड़ेगा। बहुत सारे के सारे बंदे एक ही जगह पर बड़े रूप से बिजनेस नहीं कर सकते, कंपीट करते हैं। सेम चीज हुआ, आपस में वहीं से प्रॉब्लम बनता हुआ आ रहा था। यहाँ पे भी अच्छा इक्वेशन नहीं बना, और यहाँ पे कार्नेटिक जो रीजन है, इस रीजन में आपको वॉर देखने को मिलेगा, और पहला कार्नेटिक वॉर होगा। यहाँ पे आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा साथ साथ में, कि अगर मैं कार्नेटिक वॉर की बात करूं, कि जो हमारा मेन जो यहाँ पे हम चीज़ों को पढ़ते हैं, वहाँ पे हमारा मेन बड़ा डिफरेंस क्या पड़ता है कि फ्रांस को बेसिकली जो यहाँ पे सेना को चलाया जा रहा था, वो वहाँ की जो बेसिकली जो रूल थी उसके द्वारा चलाया जा रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस पे बेसिकली फोकस कंपनी थी। तो डिफरेंस क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग की जो चीज़ें होंगी ना दोस्तों, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में फास्टर होंगी, फ्रांस के अंदर डिसीजन मेकिंग उस लेवल पे फास्टर नहीं होंगी। जैसे आज मान लो कोई सरकारी कंपनी है, कोई सरकारी चीज़ है, कोई प्राइवेट कंपनी है, तो आप देख रहे हैं कि सीजीएल में एग्जाम क्लियर होने के बाद भी, सीजीएल का आपका 21 या 22 का एग्जाम क्लियर हुआ होगा, आपको 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं ज्वाइनिंग देने में, क्योंकि डिसीजन स्टेप बाय स्टेप जाता है, हर डिसीजन की अकाउंटेबिलिटी है। प्राइवेट में क्या होता है, आपका आज ज्वाइनिंग आया, कल से आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपने आज क्लियर करा, आपका कल से महीने भर, मैक्सिमम महीने भर का आपको टाइम दे देता है, आपको ज्वाइन करने का पॉसिबिलिटी दे देता है। ये चीज़ आप यहाँ पर युद्ध में भी नजर आपको आएगी। भले ही पहला कार्नेटिक वॉर फ्रांस जीत जाती है, मगर आप भविष्य में देखेंगे कि इसी चीज के कारण फ्रांस पावरफुल होने के बाद भी भारत में अपना आधिपत्य नहीं जमा पाती है, जो ब्रिटिशर्स लोग जमा लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एग्जाम से क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहला कार्नेटिक वॉर हुआ किस किस के बीच में था, तो कार्नेटिक आपका बिल्कुल डाउन साउथ का रीजन है। एक तरफ हमारे ब्रिटिशर्स थे, एक तरफ फ्रेंच थे, दोनों के आधिपत्य की एक तरीके की युद्ध थी। और इससे पहले ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन वहां पर चल ही रहा था यूरोप के अंदर, तो इनका शुरुआत से भी नहीं बन रहा था, उसका गुस्सा यहाँ भी अपना आपस में लड़ झगड़ के एक तरीके से देख लिया ये लोग। और इसका जो ट्रिटी हुआ, संधि हुआ, वो कहाँ हुआ, तो एक्सला चैपल के अंदर हुआ था। एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि पहला कार्नेटिक वॉर की जो संधि हुई थी दोनों के बीच में कि ठीक है अब लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, वो कहाँ हुई थी, एक्सला चैपल में। मैं भूल जाता हूँ इसको, तो मैं इसको आइला चप्पल करके याद करता हूँ, तो इस चीज को आप भी ध्यान रख सकते हैं। सेकंड कार्नेटिक वॉर आपको पता है ट्रिटी होगी, फिर से जरूरी नहीं है कि सब शांति हो जाए। और ट्रिटी के अंदर क्या होता है कि हर बार ट्रिटी पीस की ही नहीं होती है, कई बार क्या होता है ट्रिटी के अंदर, जैसे मान लो कि एक ए पार्टी है एक बी पार्टी है, दोनों फाइट करे, बी वाला जीत गया। अब बी वाला जीत गया तो वो दो चीज कर सकता है, या तो वो ए के एरिया को अपने अंदर ले ले, या ए को बोले कंपनसेशन पे कर, मैं तेरे को हराया हूँ, मेरा इतना इतना युद्ध में नुकसान हुआ है, या तो अपनी धनराशि से मुझे कंपनसेशन पे करो, नहीं तो फिर अपना एरिया मेरे हवाले कर दो। फिर वहां से टैक्स कलेक्शन कर सकता है, रेवेन्यू का यूज कर सकता है, जो भी उनके रिसोर्सेज वगैरह का यूज कर सकता है। तो सेकंड कार्नेटिक वाला आपका 1749 से 1754 तक होगा। इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक हैदराबाद का रीजन है, कर्नाटक वाला जो आपका रीजन है, इनके बीच के रूलर्स की आपस में हल्की बहुत फाइट वगैरह जो चल रही होती है, उसमें ये दोनों कूद जाते हैं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और उसके हिसाब से फाइनली इनका झगड़ा जो भी होता है, इसके ऊपर डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो, मैंने क्लास में कवर पूरा कंप्लीट करा रखा है, जो हमारा मतलब कोर्स वाला होता है, यहाँ पे हम एग्जाम ओरिएंटेड लेते हुए चलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ट्रिटी क्या हुई थी, ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी, जो 1754 में हुई थी। तो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अपना बैटल ऑफ प्लासी है, जो आपका 1757 का बैटल है। ये फिर से आपके एग्जाम परस्पेक्टिव का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल बन जाता है, और परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार ये पूछा भी जाता है। क्यों पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी तक ये लोग जो लड़ रहे थे, ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, पुर्तगाली और ये आपस में लड़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग इंडिया के अंदर अपना पावर कंसोलिडेट पहली बार करने वाले हैं, यूरोपियन। कहाँ करेंगे, प्लासी के युद्ध के अंदर आप देखेंगे कि आपका बंगाल वाला रीजन था, सिराजुद्दौला यहाँ पे नवाब थे। अब काल कोठरी की घटना के बारे में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कैसे बंदी बना लेता है, और उसके बाद यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आता है, अपना पूरा का पूरा बदला लेने के लिए अटैक करता है। और प्लासी के युद्ध के अंदर मीर जाफर का जो दगाबाजी होता है, उसके कारण सिराजुद्दौला की हार होती है। और दगाबाजी के साथ आप ये भी देखेंगे कि सिराजुद्दौला के पास आधुनिक वेपन्स नहीं होते हैं, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, प्लासी के युद्ध के अंदर इनके पास आधुनिक वेपन्स होते हैं। एक चीज आप यहाँ पे और नोटिस करिएगा दोस्तों, प्लासी के युद्ध में तो ये लोग हार जाते हैं, पर यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट देखने वाली बात क्या है कि 1498 के अंदर
पुर्तगाली आ गए थे। और इंडिया में पहला एरिया जो कैप्चर हुआ है वो कब हुआ है? 1757 में। ऐसा क्यों हुआ होगा, दिमाग में खुद जोर डालिए। 1498 में आए थे, कैप्चर ही करना होता, बाद में ब्रिटिशर्स भी आपके आ गए, आप देखते हैं कि लगभग उनके लगभग 100 साल बाद। तो उसके इतना सब कुछ होने के बाद आप क्या देखते हैं कि और उनको भी 150 साल क्यों लग गया कैप्चर करने में किसी जगह को? क्या रीज़न हुआ होगा, बताता हूँ। रीज़न कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस का नहीं है, सिंपल सा है। 1707 तक, जब तक औरंगजेब पावर में था, यहाँ पे सेंटर में आपको एक बढ़िया रूप से पावर देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे सब कुछ को कंसोलिडेट कर रखा था। उस वक्त अगर रॉबर्ट क्लाइव अटैक करेगा, जब तक कोई सेंटर पावर होगी, वो यहाँ पे मात्र बंगाल को अटैक नहीं करेगा, वो अटैक करेगा पूरे भारत को। तो पूरे भारत की सेना लड़ेगी। फिर आप क्या देखेंगे कि मराठाओं का भी जो राइज होता है, जब तक यहाँ पे मराठाओं का राइज होगा, आपने देखा बैटल ऑफ बसैन हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को हार मिल गई, तो यहाँ से हटके इस तरह आ गया। तो जब तक यहाँ पे कोई सेंटर पावर आपको बड़े रूप से देखने को नहीं मिलेगी, कंसोलिडेटेड पावर देखने को नहीं मिलेगी। सेम चीज हम कब देखे थे? बैटल ऑफ तराइन। जैसे ये कंसोलिडेटेड पावर हटी, अटैक हुआ, इन्वेजन हुआ और नया साम्राज्य की स्थापना होने की बात हुई। सेम चीज हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक पूरे इंडिया में सेंट्रल पावर नहीं है, और क्योंकि सेंट्रल पावर नहीं है, छोटे छोटे साम्राज्य बन जाएंगे। यहाँ पे आपका मैसूर बन जाएगा, इधर आपका पंजाब का रहेगा, इधर आपके नवाब बंगाल के हैं, अवध का है, सबका अलग अलग, हैदराबाद का अलग है, तो सबका बहुत छोटा छोटा आपका मराठा एम्पायर हो गया। बहुत सारे आपके एम्पायर्स में इंडिया यहाँ पर बढ़ जाएगा। और क्योंकि इंडिया बढ़ जाएगा, तो बटे हुए को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस्तेमाल करके इस युद्ध के बाद हम देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में राइज करेगा। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, बैटल ऑफ प्लासी। इसके अंदर आपके विजेता कौन हुए? ब्रिटिशर्स हुए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये किसके नेतृत्व में लड़े थे? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़े थे। सिराजुद्दौला की यहाँ हार होती है, और मीर जाफर जो है वो सिराजुद्दौला के तरफ से बगावत मतलब धोखा देते हैं और ब्रिटिशर्स की साइड में जाकर मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इनके आपस में अंग्रेजों और फ्रेंच की लड़ाई बढ़ रही थी, उसमें होता है थर्ड कार्नेटिक वॉर, जो आपका 1758 से 63 तक का समय होता है। और इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। क्यों जीतती है, आपको रीजन समझाया था। फ्रांस आपका बेसिकली जो है कंपनी के रूप में यहाँ पे काम नहीं कर, उनको कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन पूरा का पूरा वहाँ के राजाओं द्वारा दिया जाता था, पावर उसके द्वारा कंसोलिडेटेड थी। ईस्ट इंडिया कंपनी प्योर बिजनेस के रूप से आई है, फटाफट डिसीजन मेकिंग, पैसा इनके पास सोर्स का कमी नहीं बना। क्यों पैसे का कमी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं पड़ेगा? बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो यूज कर रहे हैं हथियार में और इलाके को अपने अंदर ले रहे हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और इसी बीच में आपको देखने को मिलेगा बैटल ऑफ वांडी वॉश, जो आपको 1760 में है, जिसके लोकेशन हो गया आपका वांडीवाशी, तमिलनाडु के अंदर। तो इसके अंदर ही आप देखते हैं बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फ्रेंच को हरा देती है और विजय साबित होती है। एग्जाम में इसका सन पूछता है 1760, बैटल ऑफ वांडी वॉश। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट दोस्तों अपना पड़ेगा बैटल ऑफ बेदारा। ये आपका कब है? 1759 के अंदर है। और इसके अंदर ब्रिटिशर्स और डच का वॉर होगा। ब्रिटिशर्स और डच का वॉर होगा। आप देख रहे हैं ब्रिटिशर्स कैसे पावर कंसोलिडेट कर रहे हैं, और इसके अंदर भी जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वो विजयी साबित होंगे। मतलब आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद क्या होगा, जो डच हैं आपके नीदरलैंड वाले, वो अपना इलाका छोड़ के यहाँ से बाहर चले जाएंगे। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट बैटल है वो है हमारा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो अगर मैं आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करूं, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट बैटल बन जाता है, और इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय में आप देखते हैं कि मराठा एम्पायर अपनी पावर को काफी हद तक कंसोलिडेट करता है। अब मराठा एम्पायर यहाँ पे अपनी पावर कंसोलिडेट कर रहा है, साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है। तो दिल्ली मैंने आपको बताया था लेटर मुगल्स आते हैं, दिल्ली के अंदर आपको वो स्ट्रॉन्ग वो स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी, दिल्ली आपका कमजोर पड़ेगा। और इसका यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को क्या मिलेगा कि फिर से इन्वेजन आपको देखने को मिलेंगे। और इन्वेजन आएगा किसका? यहाँ से अहमद शाह अब्दाली का। अब आप कहेंगे भैया अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन आ रहा है, मैं ये पॉइंट समझ गया, मराठा एम्पायर है यहाँ पे, ये पॉइंट भी मैं समझ गया। अब इन दोनों का यहाँ पर लिंक क्या होगा? मराठा एम्पायर आपको ये महाराष्ट्र का रीजन दिख रहा है, अहमद शाह अब्दाली इधर पानीपत में अटैक कर रहा है। इन दोनों का लिंक क्या है, जुड़ाव क्या है? जुड़ाव ये है कि यहाँ पर इसको रोकेगा कौन?
इसको रोकने के लिए यहाँ पर मराठा एम्पायर की मदद मांगी जाएगी, और मराठा एम्पायर की जब मदद मांगी जाएगी तो यहाँ पर होगी एक बहुत बड़ी भूल। वो भूल क्या होगी दोस्तों, मराठा एम्पायर यहाँ से फाइट करने के लिए सीधा ऊपर जाएगा। अब आप कहेंगे सीधा ऊपर जाने से भैया इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए मराठा एम्पायर का सारा रिसोर्सेज कहाँ है, इस जगह पे है। हथियार हो गए, एम्यूनेशन हो गई, सेना हो गए, सैनिक हो गए, सब कहाँ पर है, इस जगह पे है। और मराठा एम्पायर का इतना एम्यूनेशन होने के बाद इन लोगों को चाहिए क्या, फाइट करना है। तो फाइट करने के लिए इनको जाना है इस क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में फाइट करने के लिए अगर इतना दूर से एम्यूनेशन का सप्लाई हो रहा है और बीच में कहीं कट कर दिया जाए तो ये फाइट कैसे करेंगे, ये वॉर किस तरीके से करेंगे। और इसी के कारण मराठा एम्पायर का यहाँ पे हार होता है। और जो इतनी बड़ी रूप से मराठा एम्पायर उठ रही थी, जो मतलब बड़े रूप से इंडिया के अंदर अच्छे इलाके को कैप्चर कर सकती थी, वो यहाँ पे इस युद्ध को हार जाती है। मेन रीजन क्या है कि जो इनका मेन सेंटर है उससे बहुत दूर इन्होंने जाके फाइट करी, रिसोर्सेज नहीं थे, एम्यूनेशंस नहीं थे, और इसके कारण फाइट इतना आसानी से पॉसिबल था नहीं। और इस युद्ध के अंदर इनको हार मिलती है। किसके द्वारा मिलती है दोस्तों, तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मिलती है। तो मराठाओं की हार के बाद हमारी आगे जो कहानी है वो बैटल ऑफ बक्सर पे चलेगी। तो बैटल ऑफ बक्सर की अगर मैं आपको कंटेंट समझाने की कोशिश करूं तो हम लोगों ने देखा था कि 1757 की बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद उस बेसिकली बंगाल का जो क्षेत्र था उस पर हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स वगैरह ने इस चीज़ को वॉर्न किया और सिराजुद्दौला का उसके अंदर हार हुआ। उसके बाद हम देखेंगे 1764 के अंदर मीर कासिम जो होते हैं उधर से अवध के नवाब आपके शुजाउद्दौला हो जाएंगे, और हमारे दिल्ली के जो है शाह आलम टू जो होंगे, ये तीनों मिलकर फिर से ब्रिटिशर्स को चैलेंज करेंगे और बक्सर में युद्ध होगा। जहां पे ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन आएंगे दोस्तों, तो हेक्टर मुनरो आएंगे, और हमारे इधर से ये तीनों आएंगे, और इन तीनों को यहाँ पे हेक्टर मुनरो द्वारा हरा हरा दिया जाएगा। और इसका जो कंक्लूजन होगा इसके बाद होगी ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद से। ये भी एग्जाम के लिए याद कर लीजिएगा। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है और 1765 के अंदर इलाहाबाद की ट्रिटी होगी, वो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हमारी कहानी को एक और डायरेक्शन में लेके चलते हैं। साउथ में आपका मैसूर वाला रीजन पड़ता है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे हैदर अली बेसिकली वहाँ पे उस वक्त रूलर होते हैं। और आप देखते हैं कि 1767 के समय तक आते आते ब्रिटिशर्स को थोड़ा पावर का कॉन्फिडेंस भी गेन हो चुका था। क्यों गेन हो चुका था, बंगाल के अंदर वो जीत चुके थे, फ्रेंच को हरा चुके थे 1760 में वॉन्डी वॉश से, बैटल ऑफ बेदारा जीत चुके थे, डच को बाहर भेज चुके थे। तो अब वो लोग यहाँ पे भी अपनी पावर कंसोलिडेशन को बड़े रूप से करना चाह रहे हैं। और इतनी जीत का कॉन्फिडेंस को लेकर कहाँ आएंगे, मैसूर के साथ वॉर करने आएंगे। और पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 1769 तक का होगा। और ये आपका साउथ इंडिया में मैसूर वाला जो रीजन है वहाँ होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी होगी एक तरफ और दूसरी तरफ होंगे हैदर अली, और हैदर अली इसको जीतेंगे। और जीतने के बाद जो ट्रीटी होगी वो ट्रीटी कहाँ की होगी, मद्रास की ट्रीटी होगी। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ज्यादातर वॉर्स में क्या देखते चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स जीत गए, ब्रिटिशर्स जीत गए। वो मार्क करना उतना आसान नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए मुश्किल कौन सा होगा, किसके अंदर ब्रिटिशर्स नहीं जीते हैं। ब्रिटिशर किस में नहीं जीते हैं, तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर में नहीं जीते हैं। कौन जीते थे, तो हैदर अली जीते थे। टाइम याद रखेंगे 1767 से 1769 का। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784 का टाइम होगा। इसमें भी एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होगी और दूसरी तरफ हैदर अली होंगे। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिपेयर्ड आएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली को हराती है। जो ट्रिटी होती है वो ट्रिटी ऑफ मैंगलोर की होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है 1790 से 92 के बीच में होगा। साउथ इंडिया वाला है आपका, वही सेम पोर्शन आप देखेंगे वहां पे जानकारी लेंगे तो इसके अंदर आपका क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और वापस से मैसूर के बीच के अंदर आपका किंगडम का फाइट होगा। और इसके अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी और ट्रिटी कहाँ की होगी, श्रीरंगपट्टनम की होगी। एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इन चीजों के ऊपर। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो एक एक वॉर को मैंने क्लासेस के अंदर कंप्लीट करा रखा है, कंसेप्ट समझा है, क्यों हो रही है, क्या कारण है, उनका बैकग्राउंड क्या है वॉर का, कौन कौन से कैरेक्टर्स फाइट कर रहे हैं, आउटकम क्या है, आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, फिर वो नए वाले वॉर का कैसे आउट वो मतलब बैकग्राउंड बन रहा है। इनका पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। पर आज का हमारा मेन मोटो क्या है, सारे बैटल्स को देखना, उनका टाइमलाइन देखना, उस टाइमलाइन के साथ हमें यह देखना है कि कौन दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो दोनों पार्टी के साथ हमें यह देखना है कि कौन जीता कौन हारा, कोई ट्रिटी हुई तो कहाँ हुई। तो आपके लिए एग्जाम के लिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इंपॉर्टेंट बनेगा। एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि किसमें ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी।
फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1798 टू 1799, ये भी साउथ इंडिया के अंदर होता है और इसके अंदर बेसिकली मैसूर की हार होती है। टीपू सुल्तान वाला टाइम पीरियड था ये, उनकी हार होगी और फाइनली यहाँ पे क्या होगा, मैसूर पूरी तरीके से कॉन्कर्ड कर लिया जाएगा। अब आप देखेंगे इसी टाइम पीरियड के आसपास के समय में आपको देखने को और चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के लिए भी ये लोग तैयार हैं। एक तरफ मराठा होंगे, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सब आसपास में ही है, इधर ही आपके मराठा हो गए, इधर निजाम हो गए, यहाँ पे आपके मैसूर वाले हो गए। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये सब आसपास का ही रीजन है। तो यहाँ पे ही आपको काफी सारी फाइट्स देखने को मिलेंगी। ब्रिटिशर्स एक को हरा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, दूसरे पे अटैक कर रहे हैं और यहाँ पे अटैक करते करते यहाँ पे पूरा यूज करेंगे, जीतेंगे। फिर नॉर्थन साइड पे भी आपको यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। हम लोग आ गए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पे 1775 टू 1782, मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ट्रिटी का पूछता है, कौन कौन सा हुआ था। ट्रिटी ऑफ पुरंदर 1776 और ट्रिटी ऑफ सालबाई आपका 1782, ये दोनों याद रखिएगा। तो उसके अंदर इनके डिसीजंस वगैरह मेकिंग करे गए थे कि ठीक है दोनों के बीच में फाइनल क्या आउटकम रहेगा। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में ही होगा। इसके अंदर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको जीतती है और ट्रिटी इस बार जो होगी वो ट्रिटी होती है बसैन में, जो हमने अभी वासी वाला देखा था 1802 के अंदर। फिर हमारा आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, 1817 से 1818 के बीच का यह वॉर है। इधर भी हमारी एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई ब्रिटिश की तरफ से, दूसरी तरफ से मराठा हो गए। इसके अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और वो यहाँ पे विनर के रूप में उभरते हैं। एग्जाम के लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगी। एग्जाम ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा ट्रिटी ऑफ सालबाई कब हुई, ट्रिटी ऑफ पुरंदर कब हुआ, डायरेक्ट पूछ सकता है। ट्रिटी ऑफ सालबाई किस किस के बीच में हुआ, ट्रिटी ऑफ पुरंदर किस किस के बीच में हुआ, कौन सी दो पार्टी इन्वॉल्व थी, किस एंग्लो मराठा वॉर का निष्कर्ष था, या पहला एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके अंदर ट्रिटीज हुई, ट्रिटीज मिल जाएंगे, इसमें आपको डायरेक्ट विनर दिख रहा है, आपको विनर्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद कोई ट्रिटी दिख रहा है, कोई ट्रिटी और भी यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। आपसे ये नहीं पूछेगा ज़्यादातर जो सीजीएल लेवल के एग्जाम से डिटेल में ये नहीं पूछेगा कि ट्रिटी ऑफ सालबाई में पॉइंट्स क्या है, पर यहीं पे जब आप हायर एग्जाम्स के लिए जाएंगे तो आपसे उसमें डिटेल में ये भी पूछ सकता है कि आउटकम्स क्या हुए थे ट्रिटी के, उसका आउटपुट किस किस तरीके से रहा था। तो हमारा अगला होगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से लेकर 1846 सब का समय। पंजाब का रीजन आ जाएगा, ब्रिटिश और सिख एम्पायर के बीच में युद्ध होगा और ब्रिटिशर्स इसके अंदर जीत जाते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड आपको एंग्लो ब्रिटिश वॉर भी देखने को मिलेगा। एंग्लो सिख वॉर जो है, एंग्लो यहाँ पे बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए यूज करा जा रहा है, इंग्लिश से आप इसको एंग्लो के रूप में ध्यान रखिएगा। सेकंड आपका एंग्लो सिख वॉर है 1848 से 1849, ये भी पंजाब में होगा और इसके अंदर ब्रिटिशर्स यहाँ पे सिक्स को हरा देंगे और ब्रिटिशर्स विनर के रूप में निकलेंगे। तो ये आपके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी किन चीज़ों को लेके जो इंपॉर्टेंट हमने बैटल्स देखी हैं। अब बैटल्स के साथ साथ एग्जाम आपसे और क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है मैं आपको बताता हूँ। आप कम से कम हिस्ट्री में वो चीज़ जरूर करके जाइएगा पेपर से पहले। हिस्ट्री के अंदर आपका जो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर आप थमेटिकली जाएं तो आप वाइसरायज को सारे पढ़ लीजिएगा। वाइसराय हो गए, गवर्नर जनरल हो गए, किसके टाइम पे क्या क्या काम हुआ है ये आप पढ़ लीजिएगा। नेशनल मूवमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनको आपको बहुत बेहतर रूप से यहाँ पे कंप्लीट करना है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री में किससे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ट्रेवलर से क्वेश्चन पूछेगा। जितने भी उन्होंने ट्रेवल वगैरह करे हैं, किस ट्रेवलर ने किस किंग के समय में काम करा है वो आपको यहाँ पे देखने हैं। उसका टाइम पीरियड के मतलब समकालीन राजा कौन था वो पूछ सकता है। उसने कोई किताब वगैरह लिखी है तो वो पूछ सकता है। किसी राजा के दरबार में कौन सा बंदा आया है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये अगर आप मोटे मोटे कुछ टॉपिक्स को भी हिस्ट्री में कवर करते हैं तो उससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप कम से कम हिस्ट्री के अंदर बढ़िया तरीके से करना, एग्जाम के लिए आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, रिवीजन में भी काम आएगा। पॉलिटी का आपने देख ही रखा है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है लगभग, जो मैं आपको बताया ही था। तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी पॉलिटी की चीज़ें मिल जाएंगी। पॉलिटी में एग्जाम से पहले क्या क्या पढ़ना अच्छे से एक बार बिल्कुल ध्यान देना है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, डीपीएसपी में अभी आर्टिकल 44 जो है आपका क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने इसके ऊपर भी आपको अंडरस्टैंडिंग दे रखी है, तो आप इस चीज़ को अच्छे रूप से पढ़िएगा क्योंकि आप देखिएगा डीपीएसपी पे भी बहस चल रहा है, आप देश के अंदर देखने चीज़ें चल रही हैं। और सबसे समझदार एस्पिरेंट पता है क्या काम करेगा, वो ये चीज़ देखेगा कि अभी देश में चल क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे आपको बनता हुआ नजर आता है। जो आपके देश में चल रहा है क्वेश्चन उस चीज़ से पूछ सकता है।
अब आप कहेंगे भैया डीपीएसपी में क्या पूछेगा, आर्टिकल 44 पूछ सकता है सीधा डायरेक्ट, बस इतना सा पूछ सकता है। नहीं, डीपीएसपी अगर आपको पढ़ना है तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर डीपीएसपी में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड दे रखा है तो डीपीएसपी में दे रखा है, तो क्वेश्चन डीपीएसपी से आ सकता है कि डीपीएसपी एक्चुअली है क्या। डीपीएसपी पे आपको 3 लाइनर दे सकता है क्वेश्चन, इसके अंदर विश लिस्ट है, मतलब क्या ये ऐसी चीजें हैं जिस चीज को भी हम लोग मान रहे हैं कि ऐसा है कि हम भविष्य में बनाएंगे, अभी देख इसके लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे लॉज हैं। क्या डीपीएसपी में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है किसी और स्टेट में लागू है, तो आपको पता है गोवा के अंदर लागू है, तो और किस किस स्टेट में लागू हो सकता है, किस किस ने यहाँ पे प्रस्तावना रखा है, उत्तराखंड का भी आपने बीच में न्यूज देखा था। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं, ये सब क्वेश्चन पूछता है। आपको एक समझदार एस्पिरेंट के रूप में इन चीजों को यहाँ नोटिस करना है। आप कहेंगे भैया करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर इससे रिलेटेड चीजों के ऊपर और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक चीजें हैं उनका आपको एक बैलेंस बना के आगे बढ़ना है। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी बढ़िया से करिए, समझदारी से करिए, और देखिए देश में साथ साथ क्या चल रहा है। तो इसमें आपका एफआरडीपीएसपी हो गया, अमेंडमेंट्स हो गए, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, पॉलिटी की चीज़ों को आप बहुत बढ़िया रूप से तैयार कीजिए, साथ में काफ़ी कुछ स्टैटिक की चीज़ हम करवा ही रहे हैं। तो अगर आप इस अप्रोच से एग्जाम देते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो आप गैदर कर रहे हैं वो आप बढ़िया इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, और प्रोबेबिलिटी जो होगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बाकी आपको और भी किसी चीज़ पे क्लास चाहिए होगी, अब सीजीएल का मेंस भी आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डालते रहिएगा, मैं आपके लिए तैयार रहूंगा ही। तब तक दोस्तों चलता हूँ, धन्यवाद व शुभ दिन।